नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी देव एकेडमी में स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर श्रृंखला आज से शुरू कर रहे हैं, जो कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में सबसे पहले जनवरी, फरवरी, मार्च का 3 महीने का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। उसके बाद 2 वीडियो में और अदर माह का देखेंगे। कुछ हम लोग PDF में देखेंगे, कुछ वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए भारत रत्न की बात करते हैं। अभी हाल ही में भारत रत्न सम्मान मिला। कह रहा है कि भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1954 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है? भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब की जा रही है? 1954 में। यानी सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। तो प्रश्न ये भी बनता है कि 54 में दिया किसको गया? आप आइए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुने होंगे, राजगोपालाचारी का नाम सुने होंगे और CV रमन का नाम सुने होंगे। जो 1954 में भारत रत्न दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय, राजगोपालाचारी महोदय और CV रमन, 3 लोगों को दिया गया। फिर आगे आइए, कह रहा है कि भारत रत्न प्रारंभ में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत 1955 में की गई। तो भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान देना, भारत रत्न मरणोपरांत प्राप्त करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? आपके लाल बहादुर शास्त्री। आगे आइए, अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है? अब तक भाई 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। और 53 लोगों को जो भारत रत्न दिया गया है उसमें कितने पुरुष हैं? तो उसमें आपके कितने पुरुष हैं? 48 पुरुष हैं। और कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं हैं। ध्यान देना, कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? 48 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। फिर कह रहा है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं? 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं। इनमें से ज्यादा लोगों को कैसा भारत रत्न मिला है? मरणोपरांत मिला है। लेकिन एक व्यक्ति हैं आपके जिनको मरणोपरांत नहीं मिला है, वो कौन है आपके? लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न कौन कौन पाया? एक कर्पूरी ठाकुर हैं, बिहार के हैं, है ना। इसके अलावा इनको जननायक कहा जाता है। जननायक की उपाधि किसे दी गई? आप लोग देखिए, जननायक, जननायक की उपाधि कौन पा रहा है? आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर। फिर आपके काम का सिर्फ इतना है। आगे आइए, इनको गरीबों का मसीहा कहते हैं। किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता को गरीबों का मसीहा कहा जाता है? आप जानते हो गरीबों का मसीहा किसको कहते हैं बिहार में? कर्पूरी ठाकुर को। ठीक, आगे आइए, ये आपके काम का नहीं है। आइए लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चा करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, क्योंकि ये संपूर्ण करंट अफेयर है। लाल कृष्ण आडवाणी ये 2002 से 2004 तक क्या रहे? भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1990 ईस्वी में आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली गई। राम रथ यात्रा कब निकाली गई थी? 1990 में आडवाणी के नेतृत्व में ही निकाली गई थी। आगे आइए, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था अयोध्या में जनमत को संग्रह करना। चौधरी चरण सिंह को भी मरणोपरांत ही मिला। चौधरी चरण सिंह को कब मिला? मरणोपरांत मिला। भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? भारतीय लोकदल पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या है? भारतीय लोकदल पार्टी। और चौधरी चरण सिंह के याद में दिल्ली में क्या है? किसान घाट है। आगे आइए, बीबी नरसिम्हा राव, इनको भी कब दिया गया? मरणोपरांत दिया गया। नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत दिया गया। ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इन्हीं के समय में LPG व्यवस्था आई, यानी निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। निजीकरण और वैश्वीकरण की व्यवस्था किसके समय में आ रही है? इन्हीं के समय में। आइए MS स्वामीनाथन की बात कर लेते हैं। MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत दिया गया। कृषि वैज्ञानिक है, हरित क्रांति का इनको जनक कहा जाता है। 5 लोगों को दिया गया, जिनमें से 4 को मरणोपरांत और 1 लोगों को सिर्फ जिंदा रहने वाले को दिया गया। आइए, टाइम मैगजीन द्वारा इन्हें 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति घोषित किया गया। किसको कहेगा कि टाइम मैगजीन द्वारा 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति किसे घोषित किया गया? तो हरित क्रांति के जनक यानी MS स्वामीनाथन को घोषित किया गया। आगे आइए, ठीक, उत्तराखंड में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ये 2 है। ये पहला प्रश्न था, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वो पहला प्रश्न था। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता को लागू किया गया?
तो हाल ही में किस राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू किया गया? तो समान नागरिक संहिता कहाँ लागू की गई? उत्तराखंड में। बस समान नागरिक संहिता कहाँ लागू की गई? उत्तराखंड में। बस आपको इतना याद करना है। किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई? उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक कब बनोगे आप? जब उत्तर समान दोगे तो समान नागरिक बन जाओगे। जब सबके उत्तर समान है तो इसका मतलब आप समान नागरिक हो। याद करने का जुगाड़, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड। बस ये हो गया। आगे आइए। ठीक, क्योंकि ये जो नोट्स बना है ये पीसीएस स्तर का बड़ा नोट्स है। आइए, सौर्य की प्रतिमूर्ति किसे माना जाता है? सौर्य की प्रतिमूर्ति, सौर्य की प्रतिमूर्ति हम किसे कहते हैं? लचित बरफुकन को कहते हैं। सौर्य की प्रतिमूर्ति किसे कहते हैं? लचित बरफुकन को। ये लचित बरफुकन कौन है? ये असम के जो है अहोम साम्राज्य के एक शाही सेना के सैनिक थे। लचित बरफुकन की याद में मूर्ति स्थापित की गई, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सौर्य की प्रतिमूर्ति। सौर्य की प्रतिमूर्ति। तो लचित बरफुकन, बरफुकन, लचित बरफुकन सौर्य की प्रतिमूर्ति ये कहाँ पे बन रही है? असम में बन रही है। कह रहा लचित बरफुकन ने अपनी सेना के साथ मुगल सम्राट किससे मोहड़ा लिया था? औरंगजेब से लिया था। किससे लड़े थे ये? औरंगजेब से लड़े थे। और 1671 ईस्वी में एक युद्ध भी लड़ा था इन्होंने, उसका नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। 1671 ईस्वी में सराई घाट का युद्ध लड़ा था। 1671 ईस्वी में बुरफकन के सम्मान में 24 नवंबर को क्या मनाया जाता है? लचित दिवस मनाया जाता है। ध्यान देना, लचित दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। किसके याद में? लचित बरफुकन की याद में। लचित बरफुकन कौन है? ये असम के एक सैनिक हैं, सेना के कमांडर हैं। एनडीए सरकार द्वारा इनको इन्हीं की याद में एक सम्मान दिया जाने लगा, उसका नाम क्या है? बरफुकन स्वर्ण पदक। बरफुकन स्वर्ण पदक। आगे आइए। गृह मंत्री अमित शाह ने असम बेब्स है ना हाई लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया। असम बेब हाई लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया। इनके पुस्तक को अरुण कुमार दत्त ने लिखा था। जो असम बेब हाई स्पीड या असम बेब्स हाई लचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक को किसने लिखा था? अरुण कुमार दत्त ने लिखा था। इस पुस्तक को किसने लिखा था? अरुण कुमार दत्त ने लिखा था। आगे आइए। पीएम द्वारा मार्च 2024 में असम के जोरहाट में, ध्यान देना अब ये प्रश्न आपके परीक्षा वाले आ गए। असम के कहा? जोरहाट स्थान पर। असम के कहा? किस स्थान पर? जोरहाट स्थान पर यह व्यवस्था की गई। किस स्थान पर? ध्यान देना बच्चों, जोरहाट। असम का कौन सा क्षेत्र है? जोरहाट में लचित बरफुकन की कैसी प्रतिमा? कांस्य प्रतिमा। काहे की प्रतिमा है? कांस्य प्रतिमा। कितनी फीट है? 84 फीट है और 41 फीट ऊंचे मंच पर स्थापित किए जाए, कुल 125 फीट। ध्यान से समझिए, लचित बरफुकन की प्रतिमा असम के जोरहाट में स्थापित की जा रही है। 84 फीट की मूल प्रतिमा 41 फीट के मंच द्वारा बनाई गई, यानी कुल ऊंचाई इसकी हो गई 125 फीट। इसको हम सौर्य की प्रतिमूर्ति कहते हैं, है ना। आगे आइए। स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसको शॉर्टकट में देखेंगे, पुरानी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनिटी टा, पटेल टा, देखो यूनिटी का टा, पटेल का टा। स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी किसके अंदर थी? पटेल के अंदर थी। यूनिटी टा पटेल, आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। 182 फीट। यूनिटी पटेल। स्टैचू ऑफ इक्विटी, देखो यूनिटी 3 शब्द है यूनिटी में और पटेल में भी 3 शब्द हैं। आगे आइए। कह रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी कौन है? किसके लिए सब लोग इक्वल हैं? राम के लिए। से किसके लिए सब लोग इक्वल होते हैं? राम के लिए। तो इक्वलिटी किससे जुड़ी है? रामानुजाचार्य से। ये ट्रिकी है। इक्वलिटी किसके लिए है? रामानुजाचार्य से, तो है ना। इक्वलिटी, इक्वल को किसके लिए सब लोग है? रामानुजाचार्य। तो राम हैदराबाद में है। इसको हम सब क्या बोलते हैं? समता मूर्ति। जब इक्वलिटी है, बराबर है, तो सीधी सी बात है समता मूर्ति कहेंगे ही। बिलीफ, किसको सबके ऊपर बिलीफ है? शिव। शिव बिलीफ, देखो शिव में वाह है, वाह से बना बिलीफ। बिलीफ शिव, है ना। कहाँ पर? राज में। शिव के राज में सबको विश्वास है, शिव के राज में सबको बिलीफ है।
तो शिव की मूर्ति राजस्थान में स्टेचू ऑफ बिलीफ, इसको विश्वास स्वरूपम कहते हैं। स्टेचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी किसको कहते हैं? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, श्रीनाथ प्रभु प्रॉस्पेरिटी प्रभु प्रॉस्पेरिटी प्रभु केम्पेगौड़ा, प्रॉस्पेरिटी प्रभु केम्पेगौड़ा। आगे आइए, एकात्मक की मूर्ति, एकात्मक आदि शंकराचार्य, एकात्मक कौन है? आदि शंकराचार्य, एकात्मक की मूर्ति आदि शंकराचार्य। आगे आइए, स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस भाई सोशल वर्ग से कौन जुड़ा है? अंबेडकर महोदय जुड़े हैं। तो सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? अंबेडकर जी की है। सोशल जस्टिस किसकी प्रतिमा है? अंबेडकर जी की है। स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस अंबेडकर जी की है। आगे आइए, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, बस शॉर्टकट में, सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कब किया गया? 2024 में। सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ओखा मुख्य भूमि को वेंट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। जो सुदर्शन द्वीप है, वो सेतु है, ओखा की मुख्य भूमि को वेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये कहाँ पर है? सुदर्शन सेतु की बात कर रहा है, तो ध्यान देना गुजरात में। कहाँ पर सुदर्शन सेतु बन रहा है? गुजरात में। कितनी इसकी लंबाई है? लगभग 2.5 किलोमीटर, 2.300 मीटर है ना, जिसमें 900 मीटर आपका क्या है? केवल तार का प्रयोग किया गया है। एक और बना है आपका नया पुल भैया, अटल बिहारी वाजपेयी सिमड़ी न्यावा स्यावा अटल सेतु। इसका नाम क्या है शॉर्टकट में? अटल सेतु। ये भारत का क्या है? सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा सेतु, भारत का सबसे लंबा सेतु, और इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है? मुंबई के दक्षिण भाग से चिरले गांव को जोड़ेगा, है ना। मुंबई के दक्षिणी भाग को, सिमड़ी को, यानी कि जो उसका दक्षिणी भाग है, सिमड़ी से किसको जोड़ेगा? न्यावा स्यावा से होते हुए चिरले गांव को जोड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण रिपोर्ट, इसको जारी कौन करता है? सिपरी। मतलब कौन सा देश सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है 2023 में और कौन सबसे ज्यादा बेचा है? सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हथियार, भाई निर्यातक कौन रहा है? निर्यात मतलब किया है अमेरिका, फ्रांस, रूस, और खरीदा कौन कौन है? भारत, सऊदी अरब और कतर। कौन कौन खरीदा है? भारत, सऊदी अरब और कतर। आगे आइए, GSLV F-14 इनसेट 3D मिशन। कहने का मतलब ये है, जो ये GSLV F-14 है, ये एक स्थान है, यहाँ से एक प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित किया गया, उसका नाम क्या है? इनसेट 3D मिशन। ये भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, ये कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसरो से प्रक्षेपित किया गया। इसरो द्वारा इनसेट 3D मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। तो इनसेट 3D मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया भैया? इसरो द्वारा। तो कह रहा है कि आगे जो ये GSLV F-14 प्रक्षेपण यान है, इसको कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? तो भैया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और ये कैसा उपग्रह है? भू स्थिर उपग्रह है। तो इसका काम क्या है? मौसम की जानकारी देगा आपको, मौसम विज्ञान उपग्रह है। कैसा उपग्रह है ये? मौसम विज्ञान उपग्रह है। तेंदुआ रिपोर्ट आइए देख लीजिए, भारत में तेंदुए की रिपोर्ट। भारत में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की है और 2024 में जारी हो रही है। तो आप दो चीजें देखिए, सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ पर है? भारत में कुल कितने तेंदुआ है? तो 13,000। ता से तेंदुआ, ता से 13,000। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में लगभग 4,000 हैं और महाराष्ट्र में लगभग 2,000 हैं। यूपी में 371 तेंदुए हैं। यूपी में कितने हैं? 371 हैं। ठीक। किस बाघ अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा हैं? तो नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तेंदुए हैं। आगे आइए, फिर एक हिम तेंदुआ रिपोर्ट जारी की गई। कौन सी वाली? हिम तेंदुआ रिपोर्ट। हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने हिम तेंदुआ हैं? 718 हिम तेंदुआ हैं। सबसे ज्यादा लद्दाख में 477 हैं, लद्दाख में 477 हैं। ठीक हो गया काम। आइए, जैव विविधता विरासत स्थल। जैव विविधता विरासत स्थल की हम बात करते हैं तो कुल कितने हैं?
45 हैं। जैव विविधता विरासत स्थल कुल कितने हैं? 45 हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। वैश्विक स्तर पर विश्व के 34 जैव विविधता स्थलों को हॉट स्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया। कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? तो 45 हैं। कितनों को हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया? 34 को, जिसमें भारत के 4, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है हॉटस्पॉट में, पूर्वी घाट है, पूर्वोत्तर भारत है और अंडमान का क्षेत्र है। वर्तमान भारत में कुल कितने जैव विविधता विरासत स्थल है? तो ध्यान देना आपके 45। ठीक, भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया? तो नल्लौर टेमेरिंड, बेंगलोर का क्षेत्र, यही आपका जैव विविधता विरासत स्थल है। सबसे ज्यादा जैव विविधता विरासत स्थल पश्चिम बंगाल से हैं 10। यूपी का एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल जो है घड़ियाल पुनर्वास केंद्र है, जो कि लखनऊ में है। गुप्तेश्वर वन उड़ीसा का कोरापुट जिले में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित गुप्तेश्वर गुफा के नजदीक है। रामसर स्थल, रामसर स्थल कह रहा है, रामसर स्थल की बात कर रहा है 80, अब इस समय हो गया है 82। रामसर स्थल कितने हो गए हैं? 82। जो 5 अभी शामिल किए गए, उसके बाद 2 और शामिल किए। 5 कौन है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण, अंक कर्नाटक, अंक का से कर्नाटक है, अघनाशिनी कर्नाटक, मगदी केरे कर्नाटक, कयालबेट्टी तमिलनाडु, लांगवुड तमिलनाडु। कुल अब 82 हो गए हैं। श्री राम जन्मभूमि, यहां से प्रश्न छपेगा भाई, इसको स्टार बना लो इस टॉपिक को और मस्त पढ़ करके इसको आओ। श्री राम जन्मभूमि कह रहा कि 5 फरवरी सन 2020 को पीएम मोदी द्वारा लोकसभा में इसके न्यास के गठन की घोषणा की गई। राम जन्मभूमि के गठन की घोषणा सबसे पहले मोदी द्वारा कहाँ की गई थी? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो कहाँ की गई थी? लोकसभा में। कौन किया था भैया? मोदी किए थे। कब किए थे? 5 फरवरी 2020। 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई। मतलब आधारशिला का मतलब कहाँ बनेगा श्री राम का मंदिर, तो 5 अगस्त को इसकी आधारशिला रखी गई मोदी द्वारा। फिर कह रहा है 22 तारीख को क्या हो रहा है, देखिए 22 जनवरी 2024 को पीएम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा की। प्राण प्रतिष्ठा कब हो रही है आपकी? प्राण प्रतिष्ठा कब हो रही है? 22 जनवरी सन 2024 को। राम की प्राण प्रतिष्ठा कब हो रही है? 22 तारीख को। तीर्थ न्यास जो क्षेत्र है उसके अध्यक्ष कौन थे? महंत नित्यानंद गोपाल दास। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व मोदी ने कितने दिन का भाई व्रत किया था? मोदी 11 दिन का व्रत किया था। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्री राम जन्मभूमि में श्री राम लला के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा के प्रस्ताव को पारित किया। भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को पारित कब किया? मंत्रिमंडल द्वारा पारित हो गया कब? 24 तारीख को। ध्यान देना, सावधान हो जाना। प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को की गई, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मान्यता कब दी? 24 तारीख को। जो राम की मूर्ति बनाई गई है उसका स्वरूप क्या है? तो बाल रूप है। राम का कौन सा रूप है भैया? इसमें बाल रूप है। ठीक है ना? बाल रूप का वर्णन किया गया है। विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ, मंगल वादन के साथ, है ना, बाल रूप का वर्णन किया गया और राम की मूर्ति स्थापित की गई। अब विभिन्न वाद्य यंत्र है, राम की बारात आ रही है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो यूपी से कौन कौन आ रहा है? पखावज, बांसुरी और ढोलक बजाए जा रहे हैं। बिहार वाले क्या बजा रहे हैं? पखावज बजा रहे हैं। दिल्ली वाले शहनाई, गुजरात वाले सितार बजा रहे हैं। गर्भगृह में श्री राम लला की प्रतिमा 18 जनवरी 2024 को स्थापित की गई थी। 22 तारीख को जो शिलान्यास हुआ, लेकिन राम की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कब की गई थी? तो 18 को ही की गई थी, लेकिन प्राण उसमें कब डाला गया? प्राण डाला गया 22 तारीख को। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के निर्माण के लिए जो मूर्ति लाई गई थी वो कर्नाटक से लाई गई थी। कैसा पत्थर है? कृष्ण शिला रूपी पत्थर है। कितने वर्ष पुराना है? 2.5 अरब वर्ष पुराना है। 2.5 अरब वर्ष पुराना, 2.5 अरब वर्ष पुराना कृष्ण शिला का पत्थर है, जो कि किससे निर्मित है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में कैसा ग्रेनाइट भैया? काला ग्रेनाइट।
रामलला की मूर्ति का वजन 200 किलोग्राम था। ऊंचाई भैया 4.24 फीट की थी। इस प्रतिमा में 5 वर्ष के, राम के कितने वर्ष का वर्णन है प्रतिमा में? 5 वर्ष के बाल रूप का वर्णन किया गया है। श्री राम लला को कमल के फूल के आकार के रूप में दर्शाया गया। किस आकार में दर्शाया गया है? कमल के फूल के आकार के रूप में दर्शाया गया है। रामलला को किस आकार के रूप में दर्शाया गया है? कमल के फूल के आकार के रूप में दर्शाया गया है। और इसके अलावा राम के 10 रूपों की चर्चा यहाँ पर की गई है। 10 रूप कौन कौन से हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये आपके 10 रूप की चर्चा कर रहा है। आगे आइए। प्रतिष्ठा के नीचे एक तरफ हनुमान जी हैं, जो राम की प्रतिमा बनाई गई है उसमें कौन कौन है? निचवा एक तरफ तो कौन बैठे हैं? आपके हनुमान जी हैं, और दूसरी तरफ गरुड़ की प्रतिमा है। इस मूर्ति को बनाया कौन था? योगी राज। कौन योगी राज? योगी राज के समय में योगी राज ही मूर्ति बना रहे हैं। तो एक योगी हैं योगी आदित्यनाथ, है ना, इनका समय है यूपी में, और बना कौन रहा है? अरुण योगी, है ना। तो जो मूर्ति बना रहे हैं अरुण योगीराज, कहाँ वाले हैं भैया? कर्नाटक के हैं। राम के मुकुटों में क्या क्या लगा है? स्वर्ण है, माणिक्य है, पन्ना है, हीरा है ना। मुकुट के मध्य में भगवान सूर्य अंकित है। राम के हृदय में कौस्तुभ मणि लगी हुई है। कौन सी मणि लगी है राम के हृदय में? कौस्तुभ मणि लगी हुई है। बाएं हाथ में स्वर्ण का धनुष है। किस हाथ में स्वर्ण का धनुष है? बाएं हाथ में। और दाहिने हाथ में क्या है? बाण है। मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया है। मंदिर की पूर्व से पश्चिम में लंबाई 380, चौड़ाई 250, ऊंचाई 161। इसको ऐसे पढ़ लीजिए। मंदिर में कुल द्वार 44 हैं, खंभे 392 हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम के बाल रूप प्रतिमा तथा प्रथम तल पर राम दरबार लगता है। आगे आइए। कितने मंडप इसमें बनाए गए हैं? 5 मंडप है। मंदिर के अंदर कितने मंडप है? 5। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। मंदिर के चारों ओर आयताकार परकोटा होगा, जिसमें 732 चौड़ाई ऊंचाई की व्यवस्था की गई। इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। हाँ, एक प्रश्न और इसमें देख लो। श्री राम की एक बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष राम नवमी के अवसर पर दिन के दोपहर के 12 बजे 6 मिनट के लिए सूर्य की किरणें राम के माथे पर पड़ेंगी, जिसे सूर्य तिलक तंत्र कहा गया। सूर्य तिलक तंत्र कितने मिनट के लिए होगा? 6 मिनट के लिए। कितना बजे? दोपहर 12 बजे। कब होगा? प्रत्येक वर्ष राम नवमी के दिन। आगे आइए आप लोग। विश्व का 8वां अजूबा हाल ही में कंबोडिया में स्थित, कहां पर? कंबोडिया में स्थित किसको? अंकोर वाट को 8वां अजूबा घोषित किया गया। अंकोर वाट नाम भगवान विष्णु को समर्पित है। जो अंकोर वाट स्थान है वो भगवान मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित। तो विश्व का 8वां अजूबा हाल ही में किसे घोषित किया गया? कंबोडिया स्थित अंकोर वाट को। आगे आइए। कॉप की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं। कॉप कॉप 28 कौन किसकी बात कर रहा है? कॉप 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023। थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। काप की पहली बैठक कहाँ हुई? बर्लिन में 1995 में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में। हाल ही में कहाँ हो रही है कॉप की बैठक? संयुक्त अरब अमीरात। काप काप दुबई। कापो दुबई। कॉप की बैठक कहाँ हो रही है? दुबई। कॉप दुबई, ध्यान देना। आगे कह रहा है हाल ही में दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुल्तान अहमद अल जावेद। काप 28 में पीएम मोदी ने
ग्रीन क्रेडिट पहल का शुभारंभ किया। COP28 में पीएम मोदी ने ग्रीन 28 पहल का शुभारंभ किया। इसके अलावा कह रहा है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ बन रहा है भैया? पटना में बन रहा है। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ बन रहा है? डॉल्फिन पटना, पटना में बन रहा है। आगे आइए, कॉप 5 का एक मिनी माता अभी समय चल रहा है। कॉप मिनी माता बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए इसकी बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? COP 5 मिनी माता बैठक हुई थी आपकी जेनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रथम वैश्विक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला विश्व का पहला एआई शिखर सम्मेलन, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूके, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ध्यान देना ये प्रश्न, विश्व का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ, और वहीं पर इसका मुख्यालय भी है। आगे आइए, पीएम सूर्यघर योजना का संबंध किससे? पीएम सूर्यघर योजना का संबंध है भैया मुफ्त बिजली योजना से। पीएम सूर्यघर योजना का संबंध किससे है? मुफ्त बिजली योजना से है। इस योजना के तहत देश के लगभग कितने 1 करोड़ घरों की छत पर, कितने घरों पर? 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की योजना को लक्ष्य किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां है भैया। नवीकरणीय में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां है। सॉरी, 5वां था, अब इस समय चौथा आ गया है, ध्यान देना। नवीकरणीय में चौथा है, सौर ऊर्जा में 5वां है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन क्षेत्र में किसको सशक्त बनाना? भैया महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय विमानन के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? डार्क स्काई पार्क पेंच बाग अभ्यारण्य, यानी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर पर पड़ेगा पेंच बाग अभ्यारण्य, वहीं स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, डार्क डार्क स्काई पार्क पेंच बाग अभ्यारण्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है, वहां स्थापित किया जा रहा है। भारत के प्रदूषित शहर की बात कर रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसमें सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? बर्निहाट। हाल ही में जारी प्रश्न आपसे क्या बनेगा? हाल ही में जारी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित किया गया? तो बर्निहाट। बर्निहाट कहाँ पड़ेगा? मेघालय में। नंबर 2 पर आपका है बेगूसराय बिहार का, और नंबर 3 पर आपका यूपी का ग्रेटर नोएडा है। एक योजना शुरू की गई, इसको देखो, कह रहा है पीएम प्रधानमंत्री द्वारा, है ना, मत्स्य संपदा किसान समृद्धि योजना का संबंध किससे है? मत्स्य संपदा है नाम में मत्स्य, लेकिन योजना का संबंध किससे है भैया? मछुआरों के कल्याण से है। ध्यान देना, पीएम मत्स्य संपदा किसान समृद्धि योजना का संबंध मछुआरों के कल्याण से है। पीएम मत्स्य संपदा किसान समृद्धि योजना का संबंध मछुआरों के कल्याण से है। FATE फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATE कह रहा है, FATE इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के कह रहा है। FATE की बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो बैठक हुई थी हाल ही में कहाँ हुई है? वो सिंगापुर में हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक जो है सिंगापुर में संपन्न हुई। इस दौरान केन्या और नामीबिया को FATE ने ग्रे सूची में शामिल किया है। किसमें शामिल किया गया? FATE द्वारा हाल ही में किस देश को ग्रे सूची में शामिल किया गया है? तो केन्या और नामीबिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया। किस देश को ग्रे सूची में शामिल किया गया है? केन्या प्लस नामीबिया, केन्या और
नामीबिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया तथा ग्रे सूची से बाहर किसको किसको निकाला गया है? संयुक्त अरब अमीरात, बारबोडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को, चार को बाहर निकाला गया, दो को शामिल किया गया। किसको किसको बाहर निकाला गया है भाई? संयुक्त अरब अमीरात, बारबोडोस, जिब्राल्टर, युगांडा। शामिल किसको किया गया है? केन्या और नामीबिया को। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें कुल 55 देश शामिल हैं। बुद्धि में कितने लोग हैं? पांच पांच बुद्धि, पांच पांच बुद्धि, 55 लोग, जिसमें भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं। भारत की रैंक कौन सी है? 42वीं। भारत में ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं लोग ना, चार दो चार दो चार दो करते रहते हैं, चार को दो बताते हैं। भारत के लोग क्या करते हैं? चार को इतना ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं कि चार को कितना बता देते हैं? दो। तो आपको शायद याद हो गया कि बुद्धिमान लोग क्या बात करते हैं? चार को कितना बताते हैं? दो, और पाते नहीं कुछ है। ठीक, ध्यान देना। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत के लोग क्या करते हैं? चार दो करते हैं, चार को कितना बता देते हैं? दो बता देते हैं। और भारत का स्कोर कितना कर देते हैं? 38। चार दो करते हुए 38 स्कोर है। ध्यान देना, याद हो गया होगा शायद। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कुल कितने देश हैं? 55, पांच पांच। और भारत वाले कितना क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग भारत के चार को कितना बता देते हैं? दो। स्कोर 38 है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष पे कौन है भाई? जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सक्षम है, तो वही नंबर 1 पे रहेगा, यानी अमेरिका। 26 जून 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति, 26 जनवरी 2024 को फ्रांस के राष्ट्रपति कौन? इमैनुअल मैक्रो, है ना। देश में आयोजित होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे भैया। 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो। दिल्ली में आयोजित हुआ आपका 75वें गणतंत्र दिवस समारोह। भारत की यात्रा के दौरान जयपुर, आमेर का किला, जंतर मंतर, हवा महल का भ्रमण किया। इमैनुअल मैक्रो गए कहाँ कहाँ? जयपुर, आमेर किला, जंतर मंतर, हवा महल का हवा लिए। कौन? मैक्रे। आगे कह रहा 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 19वां गुट निरपेक्ष 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। निरपेक्ष कौन होगा? युगांडा। इस समय निरपेक्ष कौन है? युगांडा। गुट निरपेक्ष युगांडा। भ्रष्टाचार में आओ भाई। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 19वीं रिपोर्ट है। इसमें कुल कितने लोग हैं? एक तरफ से सब भ्रष्ट है, 180 पे हैं सब। भ्रष्टाचार में सब कैसे हैं? एक सीध में खड़े हैं, 180 हैं समझिए आप। भ्रष्टाचार में कितने हैं? एक सीध में सब खड़े हैं। ठीक, सबसे कम भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, यानी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे शीर्ष पर, यानी सबसे कम भ्रष्टाचार कौन है? डेनमार्क में है। डेनमार्क भाई, इन लोगों का मार्ग कैसा है? नंबर 1 का है, डेन है, डेनमार्क। डेनमार्क डन है क्या? मार्क, तो इनके अंदर क्या होगी? ईमानदारी होगी। जब मार्क डन है, अच्छा नंबर पाए हैं, तो डेनमार्क है ही। फिनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड। सर्वाधिक भ्रष्टाचार कौन किसके यहाँ है? वेनेजुएला, 171वें, 78वें, 79। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ पर है? सोमालिया में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ? जो ज्यादा सोएगा उसी के यहाँ ज्यादा भ्रष्टाचार रहेगा। सोमालिया, सोमलिया, सोयल है, सोयल है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। सर्वाधिक भ्रष्टाचार सोमालिया। ठीक, आगे आइए। भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार लोग क्या करते हैं? 3 तिरिक्का 9, तो उन नंबर क्या कितना पाते हैं? 3 तिरिक्का 9 नंबर तो पाते हैं, लेकिन वो इतना भ्रष्टाचारी हैं कि 39 को कितना बना देते हैं? 93 बना देते हैं। भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं? बुद्धिमान लोग 4 को 2 बताते हैं, और भ्रष्टाचारी लोग क्या करते हैं? 39 को 3 तिरिक्का 9 को 93 बता, यानी 39 अंक को कितना बता देते हैं? 93। बताइए, भारत में इतना भ्रष्टाचार है, 93 नंबर पे। हमसे अच्छे 92 देश। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना, उन्नति उन्नति योजना का संबंध किससे है? यह योजना 2024 से 2034 तक लागू रहेगी। उद्देश्य उत्तर पूर्व राज्यों की समृद्धि करना। उन्नति किसकी करेंगे?
जो कम विकसित हैं उत्तर पूर्व के राज्य हैं। अगला, हाल ही में जारी बागवानी रिपोर्ट देख लेते हैं भैया। बागवानी रिपोर्ट, हाल ही में बागवानी रिपोर्ट जारी की गई। बागवानी रिपोर्ट के अनुसार सबसे सब्जी 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 कौन खाता है सबसे ज्यादा? यूपी बंगाल वाले। यूपी बंगाल वाले क्या करते हैं? सबसे ज्यादा सब्जी खाते हैं। तो सब्जी रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर है? यूपी बंगाल। ठीक है ना। फल में कौन है? फल कौन अंधे लोग ज्यादा खाते हैं? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। सब्जी कौन खाता है? यूपी बंगाल के लोग। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, बंगाल 2 पे। फल कौन खाते हैं? आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। समग्र बागवानी में बागवानी सबसे ज्यादा है यूपी मध्य प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष में 100% एफडीआई अनुमानित। भारतीय अंतरिक्ष में एफडीआई कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की एफडीआई कितना अनुमानित की गई? तो 100% अनुमानित लगाना है, कौन सा देना है? प्रत्यक्ष विदेशी नीति यानी एफडीआई। ठीक। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इसके अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद। तो 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 31 दिसंबर 2023 को किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है भैया? अरविंद पनगड़िया। इसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। इस प्रश्न को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। लेकिन इसका सचिव कौन है? सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। ऋत्विक रंजन सचिव, ऋत्विक रंजन है। और ये प्रभावी कब होगा? 2026 से। 16वां वित्त आयोग प्रभावी कब होगा? 2026 से। कब तक के लिए? 5 वर्ष के लिए इसका गठन होगा। आगे आइए, प्रमुख चर्चित स्थल की बात कर लेते हैं। चर्चित व्यक्ति की बात कर रहा है। चर्चित व्यक्ति में आइए, जनवरी फरवरी में मतलब गीता बत्रा एक नाम है। ये विश्व बैंक में की वैश्विक पर्यावरण सुविधा। गीता बत्रा बत्रा बैंक में है। बत्रा बैंक में कहाँ? विश्व बैंक में। गीता बत्रा विश्व बैंक की है। विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा कार्यालय की निदेशक बनी है। किशोर मकवाना क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। मकवाना, किशोर मकवाना क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एमएस राजू बने हैं। आरिफ अली क्या बने हैं? 14वें राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं भाई? आरिफ अली जरदारी। आरिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति आरिफ अली जरदारी। और शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के नए राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? राज प्रताप सिंह। यूपी का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त इस समय कौन है? सूचना आयोग का राजकुमार विश्वकर्मा है। सुनील भारती मित्तल क्या बने? इन्हें ब्रिटेन का के मानद नाइट सम्मान प्राप्त किया गया। हाल ही में किसे ब्रिटेन का मानद नाइट सम्मान प्रदान किया गया भाई? ये आपके सुनील कुमार मित्तल है, ध्यान देना इनको। सुनील भारती मित्तल को किस देश ने मानद नाइटहुड सम्मान प्रदान किया है? सुनील कुमार को यानी सुनील भारती मित्तल को किस देश ने मानद नाइटहुड सम्मान प्राप्त किया है? ये ब्रिटेन के हैं, ब्रिटेन ने दिया है। अशोक वीर राघवन की बात करते हैं। अशोक वीर राघवन, इन्हें अमेरिका का एथिड और पीटर ओ डावेन अवार्ड मिला है। अमेरिका का एथिड और पीटर ओ अवार्ड किसको मिला है? अशोक कुमार को। शशि थरूर, इन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। शशि थरूर को क्या मिला है? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फ्रांस शासित शशि थरूर, फ्रांस का शशि थरूर। छोड़ दो इनको, बिहार वाला छोड़ दो। अरुण भंसाली क्या बने हैं? अभी कल भी चर्चा हम लोग किए थे। अरुण भंसाली आपके क्या बन गए हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। झारखंड के चंपई सोरेन बने हैं। छोड़ दो इसको। उर्दू शायर किसका भी हाल ही में निधन हुआ? मुनव्वर राणा का, है ना। ये लखनऊ वाले मुनव्वर राणा, इनका लखनऊ घराने से थे।
और मेन इनका रायबरेली जन्म था, रायबरेली घर था। पैदा ये कहाँ के थे? रायबरेली के थे। अरुण गोयल की बात करा, इन्हें निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। चर्चित स्थल की बात करते हैं, इस पे ध्यान देना आप। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंध क्षेत्र में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्राइसेस, इसकी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना सिंधुदुर्ग में की जा रही है। आपसे पूछेगा हाल ही में कहां पर एमएसएमई मंत्रालय की स्थापना की गई? सिंधुदुर्ग। ये कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में पड़ेगा। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा गुजरात के किस शहर में, है ना, गिफ्ट सिटी अपने केंद्र को स्थापित कर रही है? तो गांधीनगर में। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा गुजरात के इस शहर में, यानी किस शहर में? गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में अपने केंद्र फिन ग्लोब का शुभारंभ किया गया है। तो गिफ्ट सिटी कहाँ बन रही है भैया? गिफ्ट सिटी गुजरात। गा से गिफ्ट सिटी, गा से गुजरात। आगे आइए। अरुणाचल प्रदेश का सबसे नया जिला हाल ही में कौन सा बना है? बिचोम। अरुणाचल प्रदेश का नया जिला कौन सा बना है? बिचोम बना है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बन गया है? स्वीडन बना है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन बना है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की गई। भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की घोषणा कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले, यानी उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की घोषणा की गई? तो जम्मू कश्मीर। होम्योपैथी जम्मू कश्मीर। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो श्रीनगर में किया गया। विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? श्रीनगर में किया गया। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? गर्भपात, पा से पात, फा से फ्रांस। गर्भपात को दर्जा देने वाला, यानी मान्यता देने वाला पहला देश फ्रांस बना। भारत में पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का आभासी माध्यम से उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हाइड्रोजन हिसार। हा से हाइड्रोजन, हा से हिसार। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? हरियाणा यानी हिसार में किया गया। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ग्रिड रिएक्टर की शुरुआत कहाँ की गई? ये आपके कलपक्कम तमिलनाडु में है। स्वदेशी फास्ट ग्रिड रिएक्टर, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ग्रिड रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये आपका कलपक्कम यानी तमिलनाडु में किया गया। भारत के मिनिकॉय द्वीप पर आईएनएस जटायु की तैनाती की गई। आईएनएस जटायु की तैनाती किस द्वीप पर की गई? तो आपका विकल्प क्या सही होगा? मिनिकॉय द्वीप। विश्व के पहले जेट सूट रेस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व की पहली जेट सूट रेस प्रतियोगिता, तो विश्व की पहली जेट सूट रेस प्रतियोगिता आपकी दुबई में स्थापित की गई, शुरू होगी। विश्व की पहली जेट सूट प्रतियोगिता कहाँ होगी? दुबई यानी यूएई में होगी। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ बन रही है? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी आपकी बन रही है कहाँ भैया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ? उज्जैन में। वैदिक घड़ी आपकी कहाँ बन रही है? उज्जैन में बन रही है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में बन रही है। पीएम मोदी द्वारा सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? सिक्किम इस समय रंग में है, रंगपो में। पीएम मोदी द्वारा पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी गई? रंगपो में, रंगपो में। अगला,
फिलीपींस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न को अनुमोदित करने वाला एशियाई देश बना। कह रहा है कि आप समझिए, फिलीपींस कौन सा देश पहले आ गया? फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? फिलीपींस। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न को अनुमोदित करने वाला, स्वीकृति देने वाला पहला देश कौन सा बन गया आपका? फिलीपींस। अगला, अल्जीरिया में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद, यानी आपको कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पे बन रही है? अफ्रीका महाद्वीप की अल्जीरिया में, और यह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद और अफ्रीका की पहली सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ बन रही है? अल्जीरिया, ट्यूनीशिया राजधानी इसकी। पीएम मोदी द्वारा हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान तथा पुणे में, देखो फिर से, पीएम मोदी द्वारा हरियाणा के झज्जर में का क्या बन रहा है? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान की स्थापना की गई। तो केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? झज्जर में। किसके द्वारा? पीएम द्वारा। और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा ग्राम निसर्ग ग्राम की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा ग्राम कहाँ बन रहा है? निसर्ग ग्राम। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा ग्राम का क्या नाम है? निसर्ग ग्राम। कहाँ बन रहा है? पुणे में। और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झज्जर हरियाणा में है। अगला, ये सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के रजुनांद गांव में भारत के सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन किया गया। भारत के सबसे बड़े बैटरी ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया भाई? तो आपसे देगा यदुनांद गांव, कहाँ पे पड़ेगा ये आपका? छत्तीसगढ़ में। पीएम मोदी द्वारा बनारस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला रखी गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की आधारशिला पीएम द्वारा कहाँ रखी गई? तो आपका क्या विकल्प सही होगा? बनारस। आगे आइए, उड़ीसा के सबलपुर शहर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना की जा रही। देश के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? सबलपुर शहर में। कहाँ पे पड़ेगा ये? उड़ीसा में। देश के पहले कौशल भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? सबलपुर, उड़ीसा में। पीएम मोदी द्वारा यूपी के संभल जिले में, पीएम मोदी द्वारा कहाँ? यूपी के किस जिले में कल की धाम बन रहा है? तो कल की धाम बन रहा है भैया संभल के रहना, संभल में। कल की धाम कहाँ बन रहा है? संभल के, संभल में। आगे आइए, गौतम बुद्ध नगर में स्थित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट किसकी एक प्रतिमा बनाई जा रही? योगी आदित्यनाथ की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना की। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो तेलंगाना हैदराबाद में सलार जंग संग्रहालय में। फिर से देख लो, देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। कहाँ पर? सलार जंग में। अमेरिका प्रांत के हेलमन जेल में अमेरिका प्रांत की होलमन है शायद, होलमन, हाँ, अमेरिका प्रांत की होलमन जेल में नाइट्रोजन का उपयोग करके पहली बार मौत की सजा देने को मंजूरी दी गई। इस व्यक्ति का नाम क्या था? यूजीन स्मिथ था। यूजीन स्मिथ था। कहने का मतलब हाल ही में किस देश में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सजा को मंजूरी दी गई? वो है आपका अमेरिका। अमेरिका का की हेलमन जेल है और यूजीन स्मिथ उसका नाम है। जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया गया।
हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस शहर में, तो जम्मू शहर में इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया गया। कैमरूबी शहर देश के बच्चों के लिए मलेरिया के विरुद्ध नियमित टीकाकरण करने वाला पहला देश बन गया। जो कैमरून है, कैमरून देश है, कैमरून शहर है ना देश, वो बच्चों के मलेरिया के विरुद्ध नियमित टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, कैमरून। मेघालय के शिलांग में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। मेघालय के कहाँ, शिलांग में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में कहाँ पर, हाल ही में कहाँ पर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? मेघालय के शिलांग शहर में साइबर सिक्योरिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग कल देख लेंगे प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, हम लोगों के चैनल को बढ़ाने में मदद करें। जो भी दिक्कत हो रही हो आप लोग हमसे बता सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च का हैंड रिटन नोट्स है ना, ये क्लास नोट्स है। आप समझिए इसको मैंने बच्चों को पढ़ाया है क्लास नोट्स में। ये यूपीपी री एग्जाम के लिए हम लोग रिवीजन के तौर पे पढ़ा रहे हैं। इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ा चुके हैं, ये रिवीजन बैच। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। और जो भी नई समस्या आप बता सकते हैं। इसके अलावा हमने हिंदी का 25-30 वीडियो पढ़ाया है, 25 वीडियो के आसपास हो रहे हैं। यूपी स्पेशल कुछ है, हिंदी के कई टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया है, रीजनिंग पढ़ाई गई है, कुछ महत्वपूर्ण अभी मैथ के भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, उन टॉपिकों को आप पीछे रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला पार्ट है ये करंट अफेयर का, हम आपको कल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।